हेलो दोस्तों। आज हम लोग हिस्ट्री का क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और इसके आगे की जो जो चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ का पिछले क्लास में हम लोग पाषाण काल पढ़े थे। उसके बाद का जो हिस्ट्री कंटिन्यू हम लोग जो आज पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये जब जो हुआ सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसका छत्तीसगढ़ में कोई वर्णन नहीं मिलता। ये जो है सिंधु घाटी की सभ्यता आज से तकरीबन 5000 साल पहले की घटना है, ईस्वी पूर्व की घटना है। और इसका जो मेन रीजन था कि ये जो आर्य जो फैले थे सिंधु घाटी में, ये उत्तरी क्षेत्र में फैले थे। और ये जो सबसे बड़ा पर्वत था विंध्याचल पर्वत, इसको पार करके छत्तीसगढ़ आना पड़ता था। ये अपना छत्तीसगढ़ हो गया अगर लोकेशन में देखेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता ये विंध्याचल पर्वत के ऊपर थी और उन लोग कभी नीचे क्रॉस करके आ ही नहीं पाए। इसलिए ये जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका छत्तीसगढ़ में कोई उल्लेख नहीं मिलता। और उसी तरह अगर हम लोग वैदिक सभ्यता में बात करते हैं, वैदिक सभ्यता की, तो इसको दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईस्वी से करीब 6000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। तो ये जो है ऋग्वैदिक काल का भी छत्तीसगढ़ में कोई उल्लेख नहीं मिलता, परंतु उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो प्रसार था वो मध्य भारत से होते हुए दक्षिण कौशल, उस समय जो छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था, इस रीजन में हुआ था। तो इसका जो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रसार क्षेत्र पंजाब था, इसलिए इस काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता। ये जो मैंने आपको ऋग्वैदिक काल बताया। लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रवेश छत्तीसगढ़ में हुआ था कौशितकी उपनिषद में। जो कौशितकी का एक उपनिषद है उसमें विंध्य पर्वत का उल्लेख किया हुआ है और उत्तर वैदिक में साहित्य में नर्मदा का उल्लेख रेवा नदी से मिलता है। ये चीजें आपको पूछी जा सकती है। तो शतपथ ब्राह्मण में वर्णन है कि जो है कौशितकी उपनिषद में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है और जो जो ये रेवा नदी है उसको ये जो नर्मदा नदी है उसको रेवा नदी कहा जाता था। तो इसके संदर्भ में और कुछ ये बातें हैं आपको कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार एवं प्रवेश मध्य भारत से ही दक्षिण भारत में हुआ। वैदिक साहित्य शतपथ ब्राह्मण में समुद्र का उल्लेख हुआ। कौशितकी उपनिषद में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख हुआ। इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का उल्लेख हुआ, रेवा नदी के रूप में किया गया। ये समस्त तथ्य छत्तीसगढ़ की उपस्थिति को पुष्ट करते हैं। ये जैसे कि मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, आपको एक बार रीड करके बता दिए, यही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इसके बाद हम लोग आएंगे महाकाव्य काल की। तो महाकाव्य काल को दो खंडों में बांटा जाता है। एक रामायण काल जो वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी उस पर आधारित, और दूसरा महाभारत काल जो है महाभारत लिखी थी वेद व्यास ने। तो पहले आते हैं हम लोग रामायण काल। तो छत्तीसगढ़ का अगर बात करें तो रामायण काल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ उस समय क्या होता था, 16 महाजनपद में अगर जो जनपद थी दक्षिण कौशल वो छत्तीसगढ़ में था। तो कहते हैं कि जो कौशल था वो दो भागों में बटा था, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। और जो उत्तर कौशल की थी राजधानी साकेत या अयोध्या जिसको कहते हैं, और उसके जो राजा दशरथ थे। और दक्षिण कौशल में उस समय यहाँ के जो थे राजा महाकौशल, उसके जो पुत्र थे भानुमन, उनकी इकलौती पुत्री थी कौशल्या, यही जो श्री राम की माँ है। तो इनका क्या हुआ, इन कौशल्या का विवाह हो जाता है यहाँ उत्तर कौशल के राजा दशरथ से। तो ये चूंकि इकलौती पुत्री है तो विवाह के दहेज के रूप में इनको ये जो है ये दक्षिण कौशल जो है विवाह के पुरस्कार की तरफ से इसको मिल जाता है, क्योंकि एक इकलौती पुत्री है तो इनका जो देख रेख है वो दशरथ के हाथ में आ जाता है। उसके बाद इनके जो पुत्र है राजा राम और सीता के जो बेटे होते हैं लव और कुश। तो ये जो है दक्षिण कौशल की उस समय जो राजधानी थी सिरपुर थी, और ये जो है कुश को मिलती है, इसलिए लव और कुश में से इसको जो है कुश को ये दक्षिण कौशल का हिस्सा मिलता है, इसको इसलिए कुशस्थली भी कहते थे। तो और जो चीजें मैंने बताया उसको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। रामायण काल में कौशल दो राज्यों में बटे थे, उत्तरी और दक्षिण। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत अयोध्या थी, जबकि दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती इसको सिरपुर थी। और
उत्तर कौशल नरेश दशरथ का विवाह दक्षिण कौशल के भानुमन की पुत्री कौशल्या से हुई, जैसे कि हमने बताया था, और इसकी कोई पुत्री नहीं थी, इसलिए दक्षिण कौशल का राज्य भी दशरथ को प्राप्त हुआ। अब राम के पश्चात उत्तरी कौशल का राज्य ज्येष्ठ पुत्र लव को तथा दक्षिणी कौशल का राज्य उनके कनिष्ठ पुत्र कुश को, जो कुश थे वो छोटे थे, तो कुश को ये प्राप्त हुआ, और ये जो है श्रावस्ती राजधानी श्रावस्ती कुश के स्थान पर इसको कुशस्थली के नाम से भी जाना जाता था। अब इनमें जो है रामायण कालीन जगहों का वर्णन मिलता है, तो मैंने पूरा मैप से बता दिया है कि ये जो सारी जगह हैं वो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं। इसके अलावा मैंने नोट में यहाँ लिखा था कि रामगढ़ की पहाड़ी की चित्रकारी गेरवे रंग की है, ये सारी बातें तो अभी इसमें हम लोग देखेंगे तो समझ आएगी। तो एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको एक बार आप पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको जूम करके एक एक चीज़ पढ़ाता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये आपका सरगुजा हो गया। सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी है, और रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा है। तो ये क्या होता है, बेंगरा मतलब एक गुफा है जहाँ पे राम और जो है सीता रहते थे, वो सीता बेंगरा हो गया, और लक्ष्मण जी जहाँ रहते थे वो लक्ष्मण बेंगरा हो गया। तो ये जो है सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। और यहाँ पे किष्किंधा जहाँ पे बाली का वध हुआ था, यहाँ भी ये चीज है। और लक्ष्मण खो, दोस्तों खो का मतलब होता है पाँव का निशान, और यहाँ पे लक्ष्मण खो है। और सीता कुंड मतलब यहाँ पे जहाँ पे सीता मैया स्नान करती थी वो आपका सीता कुंड हो गया। तो ये सारी चीज जगह जो है सरगुजा में। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं आपका जांजगीर चांपा में। तो जांजगीर चांपा में आपका शिवरी नारायण जो है, यहाँ पे आपका शबरी आश्रम जो है, तो शिवरी जो शबरी के विख्यात जो आपका तथ्य आपको पता होगा कि शबरी ने जो है जूठे बेर राम जी को खिलाए थे, इसलिए ये भी आपका रामायण काल में हम लोग इसको अभी पढ़ लेते हैं। और इसके साथ साथ खरौद में देखते हैं कि खरौद में जो है लक्ष्मण द्वारा शिव की पूजा की गई थी। तो ये जो है खरौद में लक्ष्मण द्वारा जो शिव की पूजा की गई थी, इसको लक्ष्मणेश्वर या लखनेश्वर या लाखाचार मंदिर बोलते हैं। तो इसका नाम इतने तरह से क्यों है, इसका अभी मैं थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ कि ये जो मंदिर है चूंकि लक्ष्मण ने बनाई थी इसलिए लक्ष्मणेश्वर हो गया। कालांतर में इसको जो है भ्रांति के रूप में लक्ष्मण से लखन हो गया, और लखनेश्वर भी कहा जाने लगा। और लाखाचार मंदिर इसको इसलिए कहते हैं कि बोला जाता है कि शिव की जो शिवलिंग है उनमें लक्ष्मण जी ने लगभग 1 लाख चावल के दाने उसमें गड़ाए थे, इसलिए लाखाचार मंदिर हो गया। तो ये तो हो गई आपका खरौद का बात। उसके बाद खरौद का जो नामकरण हुआ था, यहाँ पे खरदूषक नाम का राक्षस रहता था, उसी के नाम पे ये खरौद यहाँ का नाम पड़ा। और राम ने इसका वध किया था, जो खरदूषक का जो वध है श्री रामचंद्र ने इसका वध किया था। और इसके साथ साथ खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी भी कहते हैं। अब थोड़ा इसके नीचे आएंगे हम लोग, बलौदा बाजार में देखो तुरतुरिया का आश्रम, जो तुरतुरिया है यहाँ पे वाल्मीकि जी का आश्रम है, जहाँ पे लव और कुश का जन्म हुआ था। तो यहीं पे वाल्मीकि जी रहते थे। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे जो 12वां पारा जो है बलौदा बाजार में, यहाँ पे अभ्यारण्य भी है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सिहावा। सिहावा पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, और इसी श्रृंगी ऋषि के कहा जाता है कि कमंडल के गिरने से आपका महानदी का उद्गम हुआ है। तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे पंचवटी आपका है कांकेर में, और यहाँ पे बोला जाता है कि रावण ने सीता का हरण किया था, वो यही जगह है। अब अपन आते हैं अगर यहाँ आपका दक्षिणी क्षेत्र में, तो ये सारा क्षेत्र पहले दंडकारण्य कहलाता था, क्योंकि ये जो है दंडक राक्षस जो है इक्ष्वाकु के पुत्र थे, जो दंडक उसका वो जो है उसका जो क्षेत्र थे दंडक राक्षस के कारण ये दंडक आरण्य मतलब आरण्य मतलब होता है वन, और दंडक का आरण्य मतलब जो हो जाता है दंडक राक्षस का अधिकृत जो क्षेत्र है वो दंडकारण्य हो गया। अब जब हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे तो मार्ग में आए दंडकारण्य के साल के वनों का वर्णन जो है रामायण में किया गया है कि जब हनुमान जी जब लक्ष्मण आपको मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी आपका पर्वत लेने गए थे, तो जब मार्ग में आ रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे साल के वन का वृक्ष वनों के जो देखे थे उनका वर्णन जो है आपका रामायण में मिलता है।
इसके साथ साथ जो बाकी सारी मान्यताएं हैं थोड़ा बहुत और जो मैंने बताए हैं उसको यहीं पे थ्योरी के तौर पे लिखा हुआ है, आपको इसको नोट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे रामगढ़ की पहाड़ी में 2 गुफाएं हैं जहाँ सीता रहती थी, सीता बेंगरा, और जहाँ लक्ष्मण रहते थे, लक्ष्मण बेंगरा। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई भी है, तो आप इसको नोट कर सकते हो और मेरे साथ साथ आप अपना एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। तो इसके बाद हम लोग आएंगे, रामायण काल तो कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम लोग आएंगे महाभारत काल में। तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। महाभारत काल में और हम लोग यहाँ की जगहों का उल्लेख सीधा मैप से ही पढ़ते हैं ताकि आपके माइंड में रहे और अच्छे से याद रहे। तो एक बार हम लोग इसको एक हल्की नज़र से देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से पढ़ाता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे सरगुजा में एक कपाट द्वार है, वो महाभारत का स्थल माना जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे खल्लारी, जिसको खल्ल वाटिका कहते हैं, यहाँ पे भीम खो और लाक्षागृह। भीम खो क्या है, मतलब भीम के पैर के निशान यहाँ पे पाए गए हैं। और लाक्षागृह, जो अगर अपने महाभारत के बारे में अगर आपको पता होगा तो जो कौरव थे वो महाभारत में आपका पांडवों को छल पूर्वक मारने के लिए एक घर बनाए थे। वो पूरा लकड़ी का बना हुआ था, लाक्षा से बना हुआ था, इसलिए इसको लाक्षागृह कहते थे, जिसमें उनको जलाकर मारने का षड्यंत्र किया गया था। वो आपका छत्तीसगढ़ के खल्लवाटिका यानी खल्लारी में ही था। उसके साथ साथ इधर आपको देखोगे तो गुंजी, जहाँ जांजगीर चांपा में है, ऋषभ तीर्थ जो है प्रथम तीर्थकर थे, ये जो स्थान है आपका यहीं पे है। और महाभारत में जो 2 राजा युद्ध में शामिल हुए थे महाभारत में, उनमें से ये आपका एक आरंग में थे मोरध्वज। आरंग को पहले भांडेर भी बोलते थे। तो आरंग जो है मोरध्वज जो थी आरंग के थे। और यहाँ पे आपका मणिपुर में जो थे ताम्रध्वज। तो मोरध्वज और ताम्रध्वज 2 राजा जो थे महाभारत में शामिल हुए थे छत्तीसगढ़ से। तो ये चीज़ें आप याद रखना। और इसके साथ साथ यहाँ जो चित्रांगदपुर जो है, ये जो है अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा थी, यहाँ की राजकुमारी थी। और अर्जुन और चित्रांगदा से एक पुत्र हुआ था बब्रुवाहन। तो इन अर्जुन के जो पुत्र थे, इनकी जो राजधानी थी वो चित्रांगदपुर थी। और ये जो है दंडकारण्य को महाभारत काल में कांतार कहा जाता था। तो इसके बारे में और हम लोग जो चीज़ लिखा हूँ हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था महाभारत युद्ध में राजा मोरध्वज ताम्रध्वज ने भाग लिया था, जैसे कि मैंने बताया। महाभारत में छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्राक कौशल या कौशल के रूप में मिलता है, जबकि अरण्य क्षेत्र को, मतलब बस्तर में अगर रामायण काल में दंडकारण्य कहते थे तो महाभारत काल में इसको कांतार कहा जाता था। ये आप बिल्कुल याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। खल्लारी में भीम के पांव मैंने बता दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का शासन था। और महाभारत काल में 16 जनपद में से 2 जनपद, एक तो आपका चेदी जनपद, चेदी से ही आपका छत्तीसगढ़ कहलाया, फिर बाद में छत्तीसगढ़ से ही कन्वर्ट होकर छत्तीसगढ़ कहलाया। इसको हम लोग और आगे पढ़ेंगे। एक छोटा सा मैंने आपको ये चीज़ बता दिया। और कौशल जनपद जो था छत्तीसगढ़ में था। और ये जो है जो 2 जनपद, चेदी जनपद और कौशल जनपद। तो कौशल जनपद का दक्षिणी हिस्सा था, इसलिए आपका ये दक्षिण कौशल भी कहलाता था। तो ये आपका कंप्लीट हो गया महाभारत काल की। इसके बाद हम छोटा सा बौद्ध काल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक के अनुसार गौतम बुद्ध दक्षिण कौशल की यात्रा में शिरपुर आए थे। तो आप ये याद रखना कि बौद्ध ग्रंथ कौन से ग्रंथ, अवदान शतक, और गौतम बुद्ध कहाँ आए थे, तो शिरपुर में आए थे। तो इसी तरह आपका 639 ईस्वी में, ये आप याद रखना, 6 और 3 = 9, 639 में वेनसोंग शिरपुर में आए थे। उस समय यहाँ के शासक जो थे महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, ये पांडु वंश के थे। इसको हम लोग अभी आगे और पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से, आप इसको टेंशन न लीजिए, इसको अच्छे से हम लोग अभी और पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका है वेनसोंग ने छत्तीसगढ़ को स्वर्ण काल कहा। वेनसोंग की रचना शियोकी में छत्तीसगढ़ को क्वाशीलो कहा गया है। वेनसोंग ने अपना एक बुक लिखा था, तो उसने छत्तीसगढ़ को, अब वो तो चीनी थे, उनको समझ नहीं आता, किसी ने पूछा ये कौन सी जगह, तो उन्होंने कहा कि ये दक्षिण कौशल है। तो उन्होंने कौशल को क्वाशीलो ऐसा कुछ करके उन्होंने अपने हिसाब से उनको लिखा था। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि क्वाशीलो सियोकी में किस नाम से छत्तीसगढ़ कहा गया है, तो ये आप याद रखना। और वेनसोंग के अनुसार महान सम्राट अशोक ने सिरपुर के बौद्ध स्तूप बनवाया था, लेकिन क्या इसका
कोई साक्ष्य प्राप्त यहाँ पे नहीं मिलता। और भी आप कुछ यहाँ पे लिखा हो, आप पढ़ सकते हो। तो जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार एक महाजनपद था जिसके दो भाग थे, उत्तर कौशल दक्षिण कौशल। तो आप बौद्ध धर्म में आप याद रखना आप अवदान षटक, और जैन धर्म में आप याद रखना भगवती सूत्र। भरत मुनि के नाट्यशाला की रचना रामगढ़ की पहाड़ी में किया गया था। बौद्ध धर्म के अवदान षटक के अनुसार महात्मा बुद्ध 3 माह के लिए धर्म प्रसार हेतु दक्षिण कौशल में आए थे। और वेनसांग ने सिरपुर तथा मल्हार की यात्रा, अगर आपको क्वेश्चन आया कि सिरपुर के अलावा छत्तीसगढ़ में कौन सी जगह में, तो आप ये मल्हार की आप याद रखिए, मल्हार की यात्रा उन्होंने अपने ग्रंथ सियूकी में छत्तीसगढ़ क्या श्लोक, मैंने ये चीज़ बता दिया है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं और आगे हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिले जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हो। आप फेसबुक में अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस आप सर्च करोगे तो डायरेक्ट मेरा पेज मिल जाएगा। उसको लाइक करने से क्या होगा, आपको फेसबुक चलाते हुए भी मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वो आपको मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।